तरफ बढ़ती है और हर एक नया मुकाम एक नए दिन के साथ शुरुआत होती है। सूरज की पहली किरण के बाद हमारे लिए एक नया चैलेंज, एक नया दिन की शुरुआत होती है और उसी के लिए हम लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं, फिर अगली सुबह का इंतजार करते हैं। आज की सीरीज टॉप 100, जहाँ पे जीएस, जीके, यूपी स्पेशल, साथ ही साथ रीजनिंग, मैथमेटिक्स, करेंट, साइंस, कंप्यूटर, उन सभी का समावेशन है, जहाँ पे हम लोग इन सभी तथ्यों को तेजी से पढ़ेंगे फटाफट सीरीज में। और हम ये प्रयास करेंगे कि इसके बाद आपकी परीक्षा में यहाँ से हूबहू प्रश्न काफ़ी मिल जाए, क्योंकि हमने जैसा कि पहले आपसे कहा कि जो तैयारी है आपकी, वो आपकी मुकाम तक ले जाने के लिए आपकी मेहनत ही काफ़ी है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, कह रहा है कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए, विद्युत आवेश को भंडारित करने, संचित करने के लिए क्या कहते हैं। हम उसके लिए संधारित्र चीज का हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम कैप्टिवर का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। साथ ही साथ इसकी क्षमता माप, उसकी धारिता कैपेसिटी द्वारा की जाती है। इसकी अगर एसआई मात्रक देखें, इसकी एसआई अगर मात्रक आप देखें तो आपको फैराडे मिलता है। क्या मिलता है? फैराडे। माने पहले प्रश्न का जवाब बी सही है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला है, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी महत्वपूर्ण है, तो जैसे वीडियो में जुड़िएगा, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। जहाजों के समय मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बोलोमीटर। वैसे जब हम लोग आगे सीरीज में पढ़ेंगे तो प्रत्येक तथ्य के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पहला सवाल, पहला प्रश्न आपके दिमाग में, आपके माइंड में है, वो यही है कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर से जहाज के सही समय की माप की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जहाजों के सही समय की माप क्रोनोमीटर से की जाती है। तो जी हाँ, एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी की परीक्षा के लिए, जहां से आपकी परीक्षा में सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अगला है, सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 3, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। काफी यूनिक और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वीडियो फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव एज ए गेस्ट के रूप में आप हमारे साथ देख रहे हैं। तो बताइए जल्दी से क्या होगा। जी हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर उसका जो वॉल्यूम है, जो उसका आयतन है, घटता है। ध्यान दीजिएगा, आयतन जो है घटता है। यहां पे दो बातें हैं कि आयतन घटता है, रट लीजिएगा, लेकिन घनत्व की बात की जाए, घनत्व डेंसिटी की बात की जाए तो बढ़ता है। आगे से अगर आपकी परीक्षा में यहां से सवाल है तो दो बातें याद रखिएगा। जी हां, दो बातें याद रखिएगा कि आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है, याद रखिएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन होता है वो न्यूनतम आयतन जो होगा वो क्या होगा, न्यूनतम, और घनत्व क्या होगा, ये रट लीजिएगा। जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, रट लीजिए सभी लोग। इसीलिए जब बर्फ जम जाती है तो मछलियां झीलों में, पानी में, नदियों के ऊपर जब बर्फ जम जाता है तो मछलियां तली में रहती हैं, क्योंकि तली का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, गर्म करते हैं, तो इसका आयतन बढ़ने लगता है, आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है, घटना शुरू होता है। जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, पहले फटाफट वीडियो को शेयर कर दें, सभी लोगों तक पहुंचा दें। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये साइंस का सवाल है, जनरल साइंस, जहां से एक प्रश्न आपके परीक्षा में फिक्स आएगा यहां से, और हमने सभी तथ्य को तोड़कर बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर आपको मिलान करना है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कुछ मिसाइल है जिसे विविध, और ये देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है और ये करंट में भी आता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है
यह हमारा अग्निक 2 है। अल्प दूरी पृथ्वी से पृथ्वी जो मिसाइल है वो हमारा पृथ्वी ही है। पृथ्वी से आकाश तो त्रिशूल उठा के फेंकते हैं तो त्रिशूल, और टैंक भेदी मिसाइल को नाग कहते हैं। बस अब इसमें बताइएगा इस प्रश्न के 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प आपने चयन किया था, कौन सा विकल्प इसका सही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। अगला, सार का पूरा नाम क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है और यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, सार्क का पूरा नाम क्या है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, देखिए इसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की कहते हैं। अगर स्थापना देखा जाए, अगर इसकी स्थापना देखी जाए तो कितने लोग को याद है? 8 दिसंबर 1985। और कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। ढाका कहां? बांग्लादेश। अब बताइए कि यहां पर इस प्रश्न का अगर हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 20 का सही और राइट आंसर होगा। सार्क का फुल फॉर्म, यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से सवाल ही ना हल करें बल्कि सिलेक्शन के और नज़दीक चले, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। किसने कहा ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार है? ये आपका जो सवाल है वो अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का है और मैं चाहूँगा इसका जवाब आप जरूर दें। तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा था, इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात की थी। ब्याज उपभोग स्थगन का पुरस्कार। ठीक, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो नहीं वाले प्रश्न है वो ज्यादातर परीक्षाओं में ट्रेंडिंग रहते हैं। यार आपकी संख्या काफी कम है, वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, उनको बताइए सीरीज कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए यहां पर ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और मैं चाहूंगा आप जरूर बताइएगा। देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ काफी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की रचना है। हरिजन महात्मा गांधी की है। माई अर्ली लाइफ एवं हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, ये महात्मा गांधी की। द होली फैमिली, ये महात्मा गांधी की रचना नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो सी होगा। मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि द होली फैमिली किसकी रचना है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। यहाँ पे 4 प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं। 3 तो ये हो गया कि महात्मा गांधी की रचना कौन सी है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, वीडियो साफ आपको एचडी में दिखाई देगा। अगला है आपके सामने, अब देखिए आपके सामने भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट से प्रश्न है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में मिलती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरा जवाब दीजिएगा सभी साथी। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल्स में है? जवाब जरूर दीजिए फटाफट। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, अनुच्छेद 19 क्या है, 21 क्या है, 14 क्या है और 16 क्या है? वैसे मैंने सभी पढ़ाया, अगर आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है, ई लर्निंग विद दुर्गेश का आपने नोट्स लिया होगा, सभी चीज़ें आपको मिल गया होगा। देखिए, अगर मौलिक अधिकार की बात की जाए तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। इसमें अनुच्छेद 19A के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया, अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। तो जितने साथी मित्रों ने प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सबके जवाब सही है। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घुमावदार प्रश्न है। मैं चाहूंगा आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका और देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग सही जवाब देते हैं। देखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह,
पहली बैठक जो हुई थी जिसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प बी होगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको चयन करना है तो बी वालों का सही जवाब होगा। जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, काफी यूनिक प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस सिलेक्शन के लिए काफी नजदीक ले जाएगा आपको। क्लियर हुआ सबका? और 2 दिन के बाद ये अस्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे। चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल बुनकर विकास योजना कब से चल रही है? ये इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल का सवाल है, यूपी स्पेशल का प्रश्न है। बताइए। देखिए, सबसे बुजुर्ग सदस्य अगर देखा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे और 2 दिन के बाद अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करें तो हथकरघा में 50% की सहयोग से आधारभूत इनपुट प्रदान किया जाता है। ये 2000 और 2001, मतलब ए वालों का जवाब सही है। यहां पर भी अगर आपने उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट में अगर ए जवाब दिया है तो सही। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। याद समझ में आ रहा है आप लोग को? अगला, भारत संविधान किस तिथि को स्वीकार किया? देखिए, ऑनलाइन क्लास से नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लासेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर एज ए गेस्ट के रूप में मैं निःशुल्क आपको दे रहा हूं, देश हित में, राष्ट्र हित में, क्योंकि अभी की बात एक सीट हमार। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। सभी लोग का जवाब जरूर आना चाहिए। बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देखिए, यहां पर 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था और लागू कब होता है? इसी दिन लागू हो जाता है। लेकिन पूर्ण संविधान देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन लागू भी पूछ लिया जाए तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। मेरा एक सवाल आपसे है कि जम्मू कश्मीर का संविधान, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं बताइए। न्यायिक समीक्षा, देखिए हमारे संविधान में जुडिशियरी रिव्यू ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर देखा जाए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति की सर्वोच्च जो सेना नायक होता है, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का पदेन सभापति, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा से क्या लिया, इंग्लैंड से क्या लिया गया है? अब इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है? यह इकोनॉमिक्स का सवाल है। प्रश्न नंबर 13। देखिए, श्रमिक अशांति है, बाजार साख का संकुचन है, बाजार भाग में कमी है, लाभ में कमी जो है ये नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, जो गलत है वही सही है, ए। माने लाभ में कमी औद्योगिक अस्वस्थता का तात्कालिक संकेत नहीं है। क्लियर? मतलब यहां पे जितने लोगों ने ए बताया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित, ये भी इकोनॉमिक्स का सवाल है। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स पर होगा, अगर आपने नोट्स लिया हो। ये ऐप पे भी नोट्स उपलब्ध है। ठीक है, बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ाया भी है। देखिए, अगर हम बात करें, एक है महानुबोलिस, जो महानुबोलिस मॉडल है, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर है।
हेराट डोमर जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए हो। निम्नलिखित में किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती? विश्व भूगोल का मानचित्र का सवाल है। देखिए मैं सिलेबस के साथ सब्जेक्ट भी बताता चल रहा हूं क्योंकि इससे आपकी एक पकड़ हो जाएगी क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां से प्रश्न आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में जो इराक है इसकी सीमा जॉर्डन से लगती है, टर्की से लगती है, सीरिया से लगती है, ईरान से लगती है, सऊदी अरब से लगती है, सऊदी अरब से भी लगती है, कुवैत से लगती है, लेकिन लेबनान से नहीं लगती। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो डी होगा। वो क्या होगा आपका? डी। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा लेबनान की राजधानी क्या है, तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करेंगे कि लेबनान की राजधानी क्या है। लेबनान की राजधानी क्या है? भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, पर्ण प्रवाह विधि से। देखिए भारत में कृषि, चारागाह, वन, मछली उत्पादन, खदान माने जो प्राथमिक सेक्टर की वस्तुएं होती हैं उनकी आय की गणना उत्पादन विधि से कहते हैं। किससे? भारत में कृषि आय गणना उत्पादन विधि। लेकिन व्यापार, उद्योग, परिवहन, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक सेवा का आय गणना आयन विधि से किया जाता है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, ये प्राथमिक सेक्टर से। क्या बात है? और ये द्वितीय और सेवा क्षेत्र से आय विधि से। इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा ए होगा। रट लीजिएगा, अर्थव्यवस्था का सवाल है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? बताइए सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए जल्दी जल्दी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? 25 जुलाई 1972 को। 25 जुलाई 1972 को बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ए राइट है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर होता है कब? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। माने डी वालों का जवाब पूरी तरह से सही। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जोत के औसत आकार में निरंतर कमी से निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। विरासत का नियम, चकबंदी, खेती का मशीनीकरण, भू स्वामित्व की कामना। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जवाब जरूर देंगे। इसका क्या होगा? यहां पे कूट चुनना है। देखिए विरासत का नियम और भू स्वामित्व की कामना। भारत में औसत जोतों में कमी का कारण यह है चकबंदी से चक एक जगह हो जाएंगे, ये बड़े आकार को प्रोत्साहित करते हैं और कमी के लिए ये। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी हो। बड़े जोत को लिए चकबंदी, बड़े जोत और खेती का मशीनीकरण इनको क्या करती है? प्रोत्साहन देती है। लेकिन यहां पे पूछा निम्नलिखित में से कौन कमी लाता है? ए और चौथा मतलब सी। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा गया है? विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा गया है? बताइए। अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी मतलब IDA। माने शर्तों पर जरूरतमंद राष्ट्रों को अल्पकालीन ऋण देती है, इसलिए इसे सुलभ ऋण खिड़की भी कहते हैं। यार वीडियो को शेयर करिए, जो भी देख रहे हैं, पैसा नहीं कटेगा आपका, लोगों तो पहुंचा दीजिए।
कर भला तो हो भला, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। अगला है नॉट क्या मापता है? नॉट का माप क्या है? जलयानी गति, गोल वस्तुओं की वक्रता, सौर विकिरण, भूकंप के झटके की तीव्रता। ये नॉट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गति की इकाई है, गति की इकाई है। शॉर्ट में इसे हम kn लिखते हैं, मतलब नॉट। और गति की इकाई है इसलिए किसकी? तो यहां पे जलयानों की गति मापा जाता है, तो जलयानों की जो गति है वो नॉट में मापा जाता है। ठीक। अगला, सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट, ए और सी। बताइए क्या होगा? जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। देखिए, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट, अर्थात बी और सी मतलब डी। 1916-17 में चलाया गया था, तो बिपिन चंद्र पाल की मृत्यु हो जाती है 1932 में। अरविंद घोष का निधन 1950 में हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र कौन थे? इटली, जर्मनी और जापान। इटली, जर्मनी और जापान। मतलब रोम, बर्लिन, टोक्यो। रोम, ऐसे जर्मनी है तो बर्लिन, फिर आपका रोम, फिर आपका टोक्यो। ठीक है। मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? ये धुरी हो गए। मित्र राष्ट्र में कौन थे? रूस था, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। मित्र राष्ट्र कौन थे? रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। ये रट लीजिएगा। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश की मुद्रा संबंधित समस्त लेन देन की वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो राष्ट्रों के बीच आयातित और निर्यातित वस्तु के जो मात्रात्मक रिकॉर्ड के व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। लेकिन वस्तु के मूल्यगत रिकॉर्ड के साथ, वस्तु के मूल्यगत रिकॉर्ड के साथ अगर भुगतान संतुलन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तब उसे भुगतान संतुलन कहते हैं। मूल्यगत अगर होगा तब मूल्यगत, तब उसे भुगतान संतुलन, नहीं तो उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? अगला, लेसेज फेयर अर्थव्यवस्था में क्या है? मतलब इसका मतलब क्या होगा बताइए? अहस्तक्षेप की नीति, माने बाजार में मांग और पूर्ति बलों के मुक्त रूप से काम करने में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। अहस्तक्षेप की नीति से सरकार के हस्तक्षेप को कम करना, स्वतंत्र व्यापार की नीति का अनुपालन करना। माने ऐसी स्थिति जिसमें निजी आर्थिक गतिविधि में से किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता या कम होता, उसे हम कहते हैं। माने बी वालों का जवाब सही है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल का जीव वैज्ञानिक था, बताइए? देखिए, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने लोग दे लेते हैं। यार आप लोग वीडियो को शेयर करिए, संख्या बढ़ने की जगह कम हो रही है आपकी। ये वीडियो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर भी उपलब्ध होगा आपके। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता दिया, रॉबर्ट हॉल के साथ मिलकर संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता लगाया। कुल 64 ट्रिपलेट कोड हैं
और इन्हें 1968 में 1968 में जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उन्हें क्या दिया जाता है? 1968 में इन्हें चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसके लिए? कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक, हरगोविंद को किसके साथ? रॉबर्ट हॉल के साथ। क्लियर? गलती मत करिएगा, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न में गलती की, और अगर यही गलती परीक्षा हाल में करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, कोई उसका जिम्मेदार नहीं होगा सिवाय आपके। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो किससे? मुद्रा के संचलन से, माने बुरे लोग अच्छे लोग को बाहर कर देते हैं। जैसे आपने 100 रुपए का नोट है, उसको छुट्टे कराएं, आपके पास 10-10 की 3 नोट एकदम घिसी मिल जाती है, 10 के 5 नोट एकदम करेंसी मिल जाते हैं। आगे आप कौन सा पैसा खर्चा करेंगे? आप पहले सड़ी नोट देंगे, किसी को अगर कोई ज़रूरत पड़ा तो सड़ी नोट पहले देंगे, और जो एकदम करेंसी नोट है उसे पर्स में कोने में दबा लेंगे। तो यही है ग्रेशम का नियम कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ठीक है? बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। उत्पादन विभेदीकरण। अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए एकाधिकार का मतलब एक वस्तु केवल आप बनाते हैं, तो जब एक ही वस्तु, मान लीजिए पान, केवल आप पूरे इंडिया में केवल आप पान लगाते हैं, तो पता चला राम को आपने 100 रुपए का दिया, मोहन को आपने काम 200 का देंगे। क्यों? क्योंकि लेना लो नहीं जाओ। तो इसमें क्या होता है? उत्पादन विभेदीकरण होता है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपका सी होगा, यहां भी सी और यहां भी सी। क्लियर होता जा रहा है ना? चलिए अब आते हैं मध्यकालीन भारत की तरफ। देखिए टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़िएगा, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सभी नोट्स की मिल जाएगी। दुर्गेश सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया। उसने विशेष रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम क्या था? देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग सही बताते हैं। देखिए उसका पूरा नाम अगर हम लोग जाने, वैसे मैं व्याख्या कर दे रहा हूं। जीन वेटिप्स्ट ट्रेविनियर। ये 1638 से लेकर 63 तक 6 बार भारत आया। कितने बार? 6 बार भारत आया। कहाँ का था ये? फ्रांस का था। 6 बार ये भारत आया। और शाहजहां को शासनकाल में भारत आया। इसने अपनी यात्रा का जो विवरण, इसकी किताब ट्रेवल्स इन इंडिया, इसकी जो पुस्तक थी, लिख लीजिएगा, वैसे आपको पता होगा, ट्रेवल्स इन इंडिया में प्रकाशित किया। और शाहजहां के बारे में लिखता है कि शाहजहां अपनी प्रजा पर सम्राट की भांति शासन नहीं करता, बल्कि एक पिता जिस प्रकार अपने बच्चों की देखभाल करता है वैसे ही। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी का जवाब सही था। ठीक। एक प्रश्न आया है कि अंतिम शासक कौन था जो तख्ते ताउस पर बैठा था? तो एक बात आपको यहां बता दें, जब तृतीय युद्ध होता है पानीपत का, वहीं से नादिर शाह लूट कर लेकर चला जाता है। तो आप जरा बताइए उस समय कौन था जो कोहिनूर ले गया? उस समय कौन शासक था? ठीक है, अगला सवाल। भारत कला भवन कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाता है। भारत कला भवन कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा। इसकी स्थापना 1950 में थी। स्थापना 1950 में था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गई, और ये कहां पर है? वाराणसी। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़ाया है। नोट्स अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। हम आदेश देते हैं,
ये किसके लिए दिया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य के निर्वहन हेतु हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण, इसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। ए वालों का जवाब सही है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है। कम फोकस दूरी वाला, अवतल या उत्तल? कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है। इसमें दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें? दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य के सिद्धांत पर काम करती है? बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके। जो डायलिसिस किसके सिद्धांत पर काम करती है? विसरण के सिद्धांत पर। क्लियर? ठीक। प्लिमसोल लाइन एक संदर्भ रेखा होती है विमान में, रेलगाड़ी में, जहाज में, पनडुब्बी में। बताइए। प्लिमसोल लाइन एक संदर्भ रेखा होती है। बताइए जल्दी जल्दी। ये किससे संबंधित होती है? पानी के जहाज से। पानी के जहाज से। जहाज के चारों तरफ विभिन्न प्रकार रंगों से जहाज रंग दिया जाता है। यह रंगीन पट्टी से पता चलता है कि जब जहाज पर सामान लदा हो तो उस जल में कितना डूबा है। ये पट्टियां 1876 में शिपिंग अधिनियम द्वारा लगाना अनिवार्य किया गया। इस अधिनियम में सैमुअल प्लिमसोल के प्रयासों से लाया गया था। मतलब एक पट्टी लगी होती है जिससे पता चलता है कि जहाज कितना पानी में डूबा। अलग अलग कलर की होती है। कौन सा जोड़ा सही है? बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश, श्रीशैलम परियोजना तमिलनाडु, पापनासाम परियोजना कर्नाटक, उकाई परियोजना गुजरात। जी हाँ, उकाई परियोजना गुजरात सही। यह ताप्ती नदी पर है, सूरत के पास है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निफ्टी का संबंध किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिए, परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं। निफ्टी का संबंध किससे है? जल्दी जल्दी कमेंट करें, बताइए निफ्टी का संबंध किससे है? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। निफ्टी का संबंध किससे है? यार रटने वाली चीजें हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सेक्शन से है, सेंसेक्स से है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका संबंध निफ्टी से है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा क्या होगा? अब आप जवाब दीजिएगा, डी। ये रट लीजिएगा, ये हमेशा आपके काम है। और हमने पढ़ाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा है, हमारी क्लास पढ़ने के बाद सिलेक्शन से आपको कोई रोक ना पाए। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल संबंधित नहीं है? तीन है, एक नहीं है।
तो बताइए, पेन पेनल्टी पेनल्टी स्ट्रोक, फ्री किक, ऑफसाइड, ये पेनल्टी स्ट्रोक ये हॉकी से है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी, माने जो गलत है वही आपका सही, क्योंकि हमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं। यार अगर क्लास बेहतर लगे तो लोगों को पहुंचाइए, शेयर करिए, अब हमें ही क्या ना पड़ेगा बार बार। पटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? पटिंग, देखिए बंकर, फोरस, स्टाइमी, टी है, निवालिक है, कैडी है, आयरन कोर्स, लाई, ये सब गोल्फ से है। गोल्फ में टी उस समतल भूमि को कहते हैं जहां से पहला शॉट लगाया जाता है। गोल्फ में टी उस समतल भूमि को कहते हैं जहां से पहला शॉट लगाया जाता है। पहला शॉट समतल भूमि, यह बात आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि काफी चीजें यहां पे आपको नई जानने को पढ़ने को मिलेंगी। अगला है बिना निषेचन, बिना निषेचन के अंडे को विकास को क्या कहते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। पार्थिनोजेनिस कहते हैं। उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब से लागू किया? 2010, 2011, 2012, 2013। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी लोग। अब की बार एक सीट हमार। देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा? अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियमावली लागू की गई। मतलब 2011 यहां पर होगा। किसके हिसाब से? RTE 2009। मतलब जुलाई 2011 में जो राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियमावली को लागू किया गया। इस प्रकार यहाँ पे जो प्रश्न है उसका उत्तर जो है आपके सामने है 2011। वैसे देखा जाए तो ये 2010 होता, लेकिन उसके लिए हम आगे बात करेंगे 2010, 2011, 2009 में क्या डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका उत्तर बी है। ठीक, 2010 में लागू किया जाता है, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब से लागू किया गया? जो नियमावली थी वो 2011 में, बाकी 2010 से। कहां पर? यूपी। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ए, इसे वेक्टर के नाम से जानते हैं। रट लीजिए एकदम, इसे क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं सभी के लिए। जैसे अगर वेक्टर की बात करिए तो मलेरिया वेक्टर का वेक्टर क्या है? मादा एनाफ्लीज मच्छर है। क्लियर? अगला है निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? बायो फर्टिलाइजर कौन सा है? बताइए सभी लोग, कमेंट करिए, बताइए। देखिए इसमें शैवाल और नील हरित शैवाल है। भूमिगत सूक्ष्म जीवाणु जैविक क्रिया द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर पर पौधों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार पौधों में जो वृद्धि कारक हैं सक्रिय होकर वृद्धि करते हैं। इसमें बैक्टीरियल है, माइक्रोबियल उर्वरक भी इसे कहते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ठीक, शैवाल और नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक।
बायो फर्टिलाइजर माने बैक्टीरियल, माइक्रोबियल उर्वरक। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? सभी लोग बताइए फटाफट, गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? अब बताइए, अगर आप लोग का प्रश्न इतना गलत होगा तो फिर कैसे? ठीक है, अब इतना कठिन प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन हमारी तैयारी जो होगी वो हाई लेवल से होनी चाहिए ना। बात समझ रहे हैं मेरी आप लोग? तैयारी तो हमें हाई लेवल से ही करनी है, भले प्रश्न का जो स्तर है वो थोड़ा सा कम रहे चलेगा, लेकिन तैयारी तो हमें हाई लेवल की ही करनी है। देखिए, जो गाजर का रंग है, गाजर का रंग नारंगी होता है, किसके कारण? कैरोटीन के कारण। और कैरोटीन एक पिगमेंट है। ऐसी एक उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है नारंगी होता है। ये रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आपकी मर्जी, आप इसे पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन हमें जो लगा वो हमने आपको बता दिया। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, ओरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। फसलों की जो खेती है उसे क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए। सबकी अपनी अपनी विशेषता। यहां पर जितने वीडियो मतलब जितने लोग को देख रहे हैं, वैसे दूसरी बार चुने गए थे ना, पहली बार तो हार जाते हैं, फिर निर्विरोध चुने जाते हैं। 45 जाकिर हुसैन ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होती है। इनके समय आपातकाल लगता है। ये नीलम संजीव रेड्डी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी है। पुस्तक टू लाइट किसने लिखी है? देखिए ना, पूरा सिलेबस के आधार पर प्रश्न बैंक है। पुस्तक टू लाइट किसने लिखी? टू लाइफ, सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, फ्रॉम हेवन, लेक ट्रेवल थ्रू सिकियांग एंड तिब्बत। ये सभी रचना विक्रम सेठ की है। किसकी है? विक्रम सेठ की रचना है। आगे चलते हैं। आधुनिक चित्रकला का आरंभ कब से माना जाता है? अगर उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला प्रारंभ 20वीं सदी में, 1911 में लखनऊ में कला शिल्प महाविद्यालय का स्थापना से माना जाता है। 1911 से उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 1911 में लखनऊ में कला शिल्प महाविद्यालय का स्थापना से माना जाता है। 1973 में इस महाविद्यालय को लखनऊ विश्वविद्यालय की एक संकाय के रूप में मान्यता दी गई। कब? 1973 में। मोबाइल फोन द्वारा प्रयुक्त सीडीएम में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी क्या है? कहते हैं ना, एक जीएसएम सिम आता है आपका, एक सीडीएम में आता है। पहले तो बंद हो गया, तो शायद मुझे लगता है जीएसएम ही सिम आता है जो किसी भी मोबाइल में लग जाता है। तो जवाब दीजिए आप लोग। देखिए, यहां पर सीडीएम में कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस मतलब सी वालों का जवाब से रट लीजिएगा। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होगा? सिम का फुल फॉर्म क्या होगा? ये रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। परीक्षा में प्रश्न आते हैं और हम वही टॉपिक लेकर आए जहां बच्चा
में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। देखिए एक लोग रेट भी बता दिए। अगला चलिए, आज 50 प्रश्न ही पढ़ा जाए। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में है? देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव है। अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है और भागीरथी उसकी सहायक नदी भीलगंगा के संगम पर है। भागीरथी और भीलगंगा याद रखिएगा। कौन सी इसमें गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? 3 है, एक नहीं है। देखते इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है। काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। देखिए आत्मनिर्भरता सही है, नियोजित वितरण है, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण है लेकिन केंद्रीकृत उत्पादन ये गांधी जी की अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है। विकेंद्रीकृत उत्पादन को देश की उन्नति का आधार नहीं मानती। गांधीवादी अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत उत्पादन नहीं बल्कि विकेंद्रीकृत उत्पादन को देश की उन्नति का आधार मानती थी। यह रट लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर इसके बाद हम लोग, अगर आप लोग साथ देंगे तो क्लास को संख्या और बढ़ाई जाएगी, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। इसका अगला पार्ट जो होगा अगले दिन पढ़ेंगे। एक दिन में 50 प्रश्न नहीं पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग भागना शुरू करेंगे। इसलिए एक एक दिन में एक एक सीरीज को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना बेस्ट देते रहिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। घर बैठे नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम पर क्या दुर्गेश सर सर्च करना है, ई लर्निंग विद दुर्गेश। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ऑल सब्जेक्ट इसमें है। लेकिन फिर मिलते हैं आगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। ये थोड़ी तबीयत मेरी उतनी सही नहीं है, नहीं तो हम और प्रश्न बैंक आपको बढ़ाएंगे। चलते हैं तब, जय हिंद।